हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स। ये एएनएम की एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अदर जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें भी बहुत बार पूछा जाता है कि विटामिन्स की खोज किसने की, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील या फैट सोल्यूबल है, कौन से जल में घुलनशील। तो आज के वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। तो देखते हैं विटामिन्स क्या होते हैं। ये वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे भोजन का बहुत आवश्यक भाग होते हैं। इनकी अल्प मात्रा की आवश्यकता सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए होती है। विटामिन का नाम फुंक या फंक दोनों कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि विटामिन का नाम किसके द्वारा दिया गया था। तो फंक या फुंक ने दिया था और इसकी कमी से अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। इन रोगों को एविटामिनोसिस कहते हैं। ध्यान रखना है, जब भी विटामिन की कमी से कोई बीमारी होती है तो उसे कहा जाता है एविटामिनोसिस। और अधिक मात्रा में यदि विटामिन ले लिया जाता है तो ये भी हानिकारक होता है और इस अवस्था को कहा जाता है हाइपर विटामिनोसिस। मतलब ज़्यादा ले लिया तो हाइपर हो गया। विटामिन उपापचयी क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते, किंतु अनेक एंजाइमों के सहकारक की भांति कार्य करते हैं। यानी कोई भी क्रिया हो रही है तो डायरेक्ट उसके अंदर भाग नहीं लेंगे, लेकिन जिसने भी उसके अंदर भाग लिया है उसकी मदद करने की तरह ये उस क्रिया में भाग लेंगे। जैसे एक तरह से हेल्पर की तरह ये कार्य करेंगे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, प्रोटीन्स, ये सब उपापचय में भाग लेते हैं ना। तो विटामिन उपापचय नियामक होते हैं। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है ये उनको नियंत्रण करने का कार्य करते हैं, यानी एक हेल्पर की तरह कार्य करते हैं। जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़ा है ऑक्सीजन जलती नहीं है पर जलने में सहायक की, सेम उसी टाइप से एंजाइम्स ये विटामिन्स भी मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स या उपापचय नियामक की तरह कार्य करते हैं। विटामिनों के पूर्वगामी को प्रोविटामिन कहते हैं। यानी कि जो विटामिन के पहले की कंडीशन होती है उसे कहा जाता है प्रोविटामिन। तो ये है इसका कैरोटीन विटामिन ए के और आर्गेस्ट्रिरॉल विटामिन डी के पूर्वगामी है। तो ये भी पूछा जा सकता है हमें कि विटामिन ए के पूर्वगामी कौन है और विटामिन डी के पूर्वगामी कौन है। तो विटामिन ए के पूर्वगामी हो जाएंगे कैरोटीन और विटामिन डी के हो जाएंगे आर्गेस्टिरॉल। ड्रम ने सन 1920 में विटामिनों को अक्षर क्रम में नाम रखने का विचार रखा। उन्होंने सोचा कि अल्फ़ाबेटिकल इनका नाम रख लिया जाए, जैसे एक के बाद बी सी डी, तो इससे क्या होगा कि क्रम में हमें याद हो जाएंगे। फिर उन्होंने क्या करा है कि विटामिन को दो समूह में बांट दिया कि ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाते हैं और ऐसे विटामिन जो वसा यानी कि फेट में घुल जाते हैं। तो पहले ABCD उनको नाम दे दिया, फिर वो जो नाम दिया गया था उसे दो भागों में बांट दिया, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं B और C, विटामिन B और C, ये ध्यान रखना हमें, BC तथा फॉलिक अम्ल, ये विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। जबकि वसा फेट में घुलनशील होते हैं विटामिन A, D, E, K और Q विटामिन। तो आप BC और फॉलिक अम्ल याद रख लेंगे कि ये जल में घुलनशील है, तो बचे हुए ऑटोमेटिकली वसा में घुलनशील होने वाले विटामिन बच जाएंगे। जल क्या होता है कि जल एक अकार्बनिक पदार्थ है और मानव शरीर में लगभग 65% जल होता है। यानी हमारा शरीर आधे से भी ज़्यादा भाग जल से मिलकर बना हुआ है और पसीने एवं वाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है। यह पाचन, परिवहन एवं उत्सर्जन में सहायक है। इसके मुख्य स्रोत उपापचयी जल, तरल भोजन और पीने का जल। यानी हम इनको कैसे लेते हैं कि कोई भी जो खाना खा रहे हैं उसमें जितनी मात्रा में जल उपस्थित है वो भी हमारे शरीर में जाएगा और अलग से भी जल को जब पिया जाएगा तब भी जल हमारे शरीर में जाएगा। यदि इसकी कमी हो जाती है तो इसे कहा जाता है निर्जलीकरण। अब हम एक टेबल के फॉर्म में से देख लेते हैं कि जो विटामिन्स, जैसे अल्फ़ाबेटिकल पहले इनको नाम दे दिया गया, फिर दो भागों में बांट दिया गया कि जो विटामिन वसा में घुलनशील है और जो विटामिन जल में घुलनशील है। तो दोनों विटामिन हम देख लेते हैं, जल वाले और वसा वाले। जो विटामिन जल वसा में घुलनशील है उन विटामिन को देख लेते हैं। जल में तो दो ही विटामिन घुलनशील थे, विटामिन B, C और फॉलिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन A, D, E और K ये वसा में घुलनशील है। तो इनके क्या क्या स्रोत है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन A के स्रोत क्या क्या हैं, इनके कार्य की पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब ये
किस में मदद करते हैं, हमारे शरीर के किस अंग की वृद्धि के लिए मददगार होते हैं, या इनकी कमी से क्या क्या हो सकता है। तो विटामिन ए हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, तो उसका आपको बताना है कि जो कार्य की प्रभाव है वही हमारे शरीर के लिए आवश्यक चीज़ों में से आएगा। तो विटामिन ए, इसका अन्य नाम है रेटिनॉल, और इसके स्रोत है कैरोटीन रंगाओं से, यकृत और आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाओं में संश्लेषित, यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन है यदि वो इन चीज़ों को खाएंगे तब भी उनको विटामिन ए की प्राप्ति हो जाएगी। और दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का तेल, ये सभी है विटामिन ए यानी रेटिनॉल के स्रोत हैं। कार्यकी पर प्रभाव इनका दृष्टि रंगाओं का संश्लेषण, उपकला स्तरों की वृद्धि एवं विकास, यानी कि जो हमारी आँख की मांसपेशियाँ होती हैं, हमारी जो आँख की मांसपेशियाँ होती हैं उनमें वृद्धि के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है, और उपकला स्तरों की वृद्धि के लिए यदि इसकी कमी हो जाती है तो जो आँख का हमारा कॉर्निया है और त्वचा की कोशिकाओं का शल की भवन यानी वो सूखने लगती हैं, पतली टेढ़ी मेढ़ी होने लगेंगी, रतौंधी होने लगेगी। रतौंधी यानी रात को नहीं दिखाई देना, कुंठित वृद्धि और जीरोप्थेल्मिया, ये सब होते हैं विटामिन ए की कमी से। अब देखते हैं विटामिन डी की कमी से क्या क्या होता है। विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरोल, ये मिलता है हमें मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दे, अंडे, त्वचा और यीस्ट में। सूर्य के प्रकाश से ये हमें फ्री में मिलता है। और ये कार्यकी पर प्रभाव देखते हैं इसका, कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय करता है, ये हड्डियों और दांतों की वृद्धि करता है। विटामिन डी यदि इसकी कमी हो जाती है तो सूखा रोग, यानी हड्डियाँ जो हैं वो एकदम पतली हो जाती हैं, पैरों की हड्डियाँ, हाथों की हड्डियाँ एकदम पतली हो जाएंगी, और पतली हड्डियों को ही बीमारी का एक नाम है ऑस्टियोमेलाइसिस। विटामिन ए, इसका अन्य नाम है टोकोफेरॉल, और ये मिलता है तेल से, गेहूं से, अंडों की जर्दी से और सोयाबीन से। कार्यकी पर प्रभाव कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करता है, ये जननिक उपकला की वृद्धि में और पेशियों की क्रियाशीलता में सहायक करता है। यदि विटामिन ई की कमी हो जाती है तो जनन क्षमता की कमी होगी, जननांग और पेशियों का कमज़ोर हो जाना। यानी आपने देखा होगा किसी किसी में ये बीमारी हो जाती है कि उनको बेबी नहीं हो रहा, तब उन्हें डॉक्टर विटामिन ए की ही ज़्यादा खुराक लेने को कहते हैं। विटामिन के, नैप्थोक्विनोन, इसके स्रोत हैं हरी पत्तियाँ, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन और आँख के जीवाणु। यकृत में प्रोथाम्बरिन का ये संश्लेषण करता है विटामिन के, और यदि इसकी कमी हो जाती है तो यदि कभी भी किसी व्यक्ति को चोट लगेगी और यदि ब्लड फ्लो होने लगेगा, बहने लगेगा, तो वो रुकेगा नहीं, क्योंकि जब तक उसकी क्लोटिंग या थक्का नहीं बनेगा, खून गाढ़ा नहीं होगा और खून बहता ही रहेगा, तो अधिक से अधिक रक्तस्राव होने के चांसेस होते हैं। अब देख लेते यानी विटामिन बी, सी और फॉलिक अम्ल। तो बी कई प्रकार का होता है, तो देख लेते हैं हम। विटामिन B1, B2, B3, B6, B5 और B7, B9 और B12। तो आप लाइन से भी याद रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 नहीं है, 5, 6, 7, फिर 8 नहीं है, यानी आप ध्यान रखने 4 और 8, 4 के टेबल वाले दोनों वर्ड्स नहीं है, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 दोनों ही नहीं है, पर 12 है। 1, 2, 3, 5, 6, 7 और 9 और 12, ये विटामिन बी के प्रकार हैं। तो विटामिन B1 को कहा जाता है थायमीन। हमको सभी ये भी नाम याद रखना है कि कोई भी जो विटामिन है उसका अन्य नाम क्या है, ये भी बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा गया है। विटामिन B1 थायमीन, ये मिलता है हमें अनाज, फलियां, सोयाबीन, दुग्ध, यीस्ट, अंडे और मांस से। इसके कार्यकी पर प्रभाव कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइमों का सह एंजाइम है ये, और इसकी कमी से होता है B1 की कमी से होता है बेरी। यदि एग्जाम में सिर्फ बी दिया हो तब हम बेरी करेंगे, पर यदि बी के प्रकार दिए हों तो B1 की कमी से होता है बेरी रोग। B2 राइबोफ्लेविन, ये मिलता है पनीर, अंडे, यीस्ट, हरी पत्तियाँ, मांस एवं यकृत। ये करता है हमें उपापचय में महत्वपूर्ण एंजाइम FAD और FMN का ये घटक है। इसकी कमी से होता है किलोसिस। विटामिन B3 निकोटीनिक अम्ल या नियासिन,
ये मिलता है यीस्ट से, मांस से, यकृत, मछली, अंडे, दूध, मटर, मेवा और फलियाँ। उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम है। एनएडी और एनएडीपी का ये घटक है। इसकी कमी से मानसिक और त्वचा विकार होते हैं और पेलेग्रा बीमारी जिसे कहा जाता है, यानी ऐसा लगता है जैसे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट हो गई और धीरे धीरे पपड़ियों जैसी बनने लगेगी और वो पपड़ियाँ निकलने लगती हैं। विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन, दुग्ध, यीस्ट, अनाज, मांस, यकृत एवं मछली। प्रोटीन उपापचय में आवश्यक एंजाइमों का सह एंजाइम। इसकी कमी से रुधिर क्षीणता यानी ब्लड की कमी होने लगती है। चमड़ी की बीमारी यानी चर्म रोग और पेंशी ऐंठन यानी अचानक से जैसे नसें खिंचाने वाली बीमारियां इससे उत्पन्न होती हैं। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल ये मिलता है हमें अंडे, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली एवं गन्ने से। अपचय के सह एंजाइम का घटक है ये, और इसकी वजह से भी चर्म रोग होता है, वृद्धि कम होती है, बाल धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं और जनन क्षमता में कमी आने लगती है। B7 या विटामिन H बायोटीन मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल एवं यीस्ट ये मिलता है। इसकी वजह से वसी और अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों की संश्लेषण अभिक्रियाओं का ये सह एंजाइम है, और इसकी कमी से चर्म रोग और बालों का झड़ना। तो एक चीज़ देखिए आप, अधिकतर विटामिन B की कमी से चर्म रोग हो रहे हैं। फिर आता है विटामिन B9 फॉलिक अम्ल का समूह है ये हरी पत्तियों से मिलता है। यकृत, सोयाबीन, यीस्ट, गुर्दे, फलियां और आंत के जीवाणु से हमें प्राप्त होता है। ये वृद्धि, रुधिर अणुओं का निर्माण और DNA के संश्लेषण में मदद करता है ना। इसकी कमी हो जाएगी तो आपका रुधिर अणुओं का निर्माण नहीं होगा और DNA का भी संश्लेषण नहीं होगा। इसकी कमी से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और कुंठित वृद्धि। विटामिन B12 मिलता है मांस, मछली, यकृत, अंडा, दुग्ध और आंत के जीवाणु के द्वारा, और ये वृद्धि और रुधिर अणुओं का निर्माण करता है। और इसकी कमी से होता है परनीसियस और एनीमिया, और ये तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, नींबू वंश के फल, टमाटर, सब्जियां, आलू एवं अन्य फल। विटामिन C के सभी जो खट्टे फल होते हैं वो इसके अच्छे स्रोत होते हैं, और ये अंतरकोशिकीय सीमेंट, कोलेजन तंतु, हड्डियों के मैट्रिक्स और दांतों के डेंटिन का निर्माण करने में सहायक है। जब विटामिन C की कमी होता है तो स्कर्वी रोग होता है, और इससे क्या होता है धीरे धीरे मसूड़े कमज़ोर होने लगते हैं, उनसे खून आने लगता है। और जो डेंटिन है, यदि विटामिन C की कमी होगी तो ये डेंटिन का निर्माण कर रहा है, तो वो जो डेंटिन लेयर है वो भी धीरे धीरे वीक होने लगेगी, हमारी इनेमल भी कमज़ोर होगी और जीवाणु या बैक्टीरिया हमारे दांतों के अंदर चले जाएंगे और वहाँ उसमें सड़न पैदा करेंगे, जिससे धीरे धीरे हमारे दांत खराब हो जाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में आपको केमिस्ट्री की एक महामैराथन सीरीज़ मिलेगी, जिसमें लगभग आपका पूरा केमिस्ट्री ANM के सिलेबस का लगभग पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह के वीडियो लेक्चर और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।